साथियों नमस्कार। मेरे 44वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और ये विषय जो है जेंडर से संबंधित है, ये सोशल जस्टिस से संबंधित है। इसे आप जो सोशल डेमोक्रेसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो ये जो मुद्दा है ये दरअसल जो ट्रांसजेंडर है, LGBTQ कम्युनिटी है, उसके अधिकारों के संदर्भ में है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं आप सबके सामने 5 सूचनाएं रख रहा हूं और उन सूचनाओं के जरिए, उन सूचनाओं में परस्पर जो संबंध बन सकता है उनके जरिए फिर हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहली सूचना यह है कि हाल में ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपनी 2 शब्द हैं उनको फिर से परिभाषित किया है, यानी उन्हें रीडिफाइन किया है। और ये 2 शब्द हैं मैन और दूसरा शब्द है वीमेन। इसको उन्होंने रीडिफाइन किया है और रीडिफाइन किया है इस कॉन्टेक्स्ट में ताकि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी है, उसके लोगों को भी जो इस परिभाषा में शामिल किया जा सके। यानी उसने अपनी जो पुरानी परिभाषा है मैन और वीमेन की, उसको और एक्सपेंड किया है, उसको और इंक्लूसिव बनाया है, उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया है। तो इस संदर्भ में जो वो परिभाषा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी की, वो देखने लायक है। दूसरी सूचना है कि हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने लगातार इस बात के खिलाफ तकरीर की। उनका कहना था कि कोर्ट में जो एक रिट दाखिल की गई है जिसमें सेम सेक्स को के विवाह को लेकर के मान्यता देने की मांग की गई है, उसे जो है कोर्ट को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2 जज जो है कैसे ये तय कर सकते हैं कि शादी का अधिकार किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। तीसरी सूचना यह है कि जो है ये सुशील कुमार मोदी ने जो राज्यसभा में भाषण दिया, उस भाषण की प्रतिक्रिया में एक व्यक्ति हैं अकाई पद्माशाली, जो कि जो है पैदा तो हुए थे एक पुरुष के रूप में, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ उनको लगा कि वो एक महिला हैं और अब उनकी आइडेंटिटी और उनका जीवन जो है वो एक महिला के तौर पर जो है जाना जा रहा है और वो खुद को भी एक महिला के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा जिसे स्क्रॉल ने जो है अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है और जिसमें उन्होंने तकरीर की है कि वो क्या हैं, उनकी पहचान क्या है और उनकी पहचान जो है कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी पहचान है जो प्राकृतिक है और जिस पर उनका कोई वश नहीं है। तो इस नाते उनको कानूनी हक मिलना चाहिए कि वह अपने जो है पार्टनर का चुनाव कर सकें और चुनाव भी कर सकें और उसे जो है कानूनी मान्यता मिले। चौथी सूचना है उत्तर प्रदेश से। इसी महीने उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक टीचर जैने कौशिक को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि 1 हफ्ता पहले ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और जो अपॉइंटमेंट हुआ उनका वह 3 इंटरव्यूज़ के बाद हुआ, यानी 3 राउंड का इंटरव्यू उनका हुआ और उसमें उन्हें कॉम्पिटेंट पाया गया। और जब ये इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया और अभी ज्वाइन किए हुए इन्हें कुछ ही समय हुआ था, यानी कि एक आध दिन हुआ था, तो स्कूल में उनके सेक्स को लेकर के, उनके शरीर को लेकर के कई तरह की बातें की जाने लगी और ये टीचर्स भी करने लगे और विद्यार्थी भी करने लगे। इससे घबरा करके स्कूल प्रशासन ने जैने को बुला करके उनसे कहा कि आप जो है रिज़ाइन लिख दें। जैने ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की
अपनी दिक्कतें भी बताई, लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं माना और उनसे जो है फोर्स्ड जो है रिज़ाइन लिखवाया। जब जैने वापस दिल्ली लौटी और दिल्ली में उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से अपनी तकलीफ़ बताई और दिल्ली महिला आयोग के इनिशिएशन पर जो लोकल पुलिस है जब स्कूल गई तो स्कूल ने जो है कहा कि दरअसल जो जैने हैं वे इनकॉम्पिटेंट हैं और इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से उनको निकाला गया। बड़ी अजीब बात लग रही है कि एक हफ्ता पहले 3 राउंड के इंटरव्यू से जो कैंडिडेट जो व्यक्ति जो है नौकरी पर आ रही है उसे एक हफ्ते के बाद ही इस निकाल दिया गया। हालांकि वो निकाला गया उनकी जो सेक्सुअल पहचान की वजह से, लेकिन जो है जब उनको लगा कि इसमें कानून जो है वो मुश्किल खड़ी कर सकता है उनके लिए, तो उन्होंने उन पर इनकॉम्पिटेंट होने का आरोप लगा दिया। 5वीं सूचना जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उससे जुड़ी हुई है। 6 सितंबर 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड की धारा 377 के उस हिस्से को स्ट्रक डाउन कर दिया, उस हिस्से को खारिज कर दिया जो LGBT समुदाय के बीच जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसे क्राइम मानता था। तो ये जो 4 सूचनाएं हैं ऊपर की और ये 5वीं सूचना जो कोर्ट का आदेश है, हालांकि ये जो फैसला था ये जो IPC की धारा 377 के संदर्भ में था, लेकिन अगर हम इसको इस बहस में समझने की कोशिश करें और जो कोर्ट में जो बहस हुई है, यानी कि जो सेक्स के मायने क्या हैं और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 के तहत जो सेक्स की परिभाषा है आर्टिकल 14-15 में और जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, उसकी जो व्याख्या की है कोर्ट ने, उसे जो है इस संदर्भ में समझने से ये जो पूरा संदर्भ है वो काफ़ी साफ हो सकता है। 5 सूचनाएं हैं, आपस में मिल करके किस तरह की समझ हमारी बना सकते हैं और हमें किस तरह से सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअली जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। आइए अब पहली सूचना को कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब नई परिभाषा के हिसाब से मैन, एन एडल्ट who lives and identifies as a male though they may have been said to have a different sex at birth। एक ऐसा वयस्क जो मेल की जिंदगी जी रहा है और जिसकी पहचान एक मेल की तरह की है, भले ही जन्म के समय उसका सेक्स कोई और रहा हो। इसी तरह से वीमेन की डेफिनेशन, एन एडल्ट हु लिव्स एंड आइडेंटिफाइज एज ए फीमेल दो दे मे हैव बीन सेड टू हैव ए डिफरेंट सेक्स एट बर्थ। महिला वो है जिसकी जो पहचान है और जो ऐसी ज़िंदगी जी रही है जो फीमेल की ज़िंदगी है, भले ही जन्म के समय उसका सेक्स कुछ और रहा हो। तो ये जो परिभाषा है मैन और वीमेन की, ये अब केवल जो प्रोक्रिएशन है, बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में ही नहीं परिभाषित की जा रही है। न ही इस परिभाषा के केंद्र में जो है वो परिवार जैसी कोई संस्था हमें एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिटली दिखाई देती है, बल्कि इसके केंद्र में जो इंडिविजुअल है उसकी ज़िंदगी और उसकी पहचान को जो है रखा गया है। तो इस मायने में जो ये परिभाषा है और भाषा के जो रेफरेंसेस हैं उसमें उसको दर्ज कर लेने से कई बार जो बात है वो काफ़ी दूर तक
जाती है। यानी अब मैन और वीमेन का होना केवल प्राकृतिक तौर पर ही तय नहीं होगा, इस बात से भी तय होगा कि जो उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वह क्या है, या उनको एक छोटे दायरे में नहीं देखा जा सकता कि उनके जो जननांग हैं वे कैसे हैं, या वो जो है बच्चा पैदा करने की जो परिधि है उसमें फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस यूटिलिटेरियन जो डेफिनेशन है उससे अलहदा हट करके यह एक व्यापक, इंक्लूसिव, ज़्यादा डेमोक्रेटिक जो परिभाषा है उसकी तरफ समाज को ले जाने की कोशिश है। अब आते हैं जो दूसरी सूचना है, वो दूसरी सूचना थी कि राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज है वह नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह परिवार और संस्कृति के लिए खतरनाक है। दूसरा उन्होंने यह कहा कि जो पर्सनल लॉज है उसमें सेम सेक्स मैरिज को कोडिफाई नहीं किया गया है। लेकिन जो तीसरी सूचना थी जिसमें अकाई पद्मशाली नाम के एक व्यक्ति ने ओपन लेटर लिखा सुशील कुमार मोदी को, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये मांग है सेम सेक्स मैरिज की वह पर्सनल लॉज के तहत तो की नहीं जा रही है, बल्कि यह की जा रही है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, और उसी एक्ट के संदर्भ में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो है सुनवाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें अपना जो पार्टनर है उसे जो है चुनने का अधिकार है। आइए अब आते हैं जो जैनेक कौशिक का मामला है उत्तर प्रदेश का, उस पर देखिए घटना कहाँ घट रही है। ये स्कूल के अंदर घट रही है, यह एक निजी विद्यालय में घट रही है, एक बोर्डिंग स्कूल में घट रही है। यानी कि आमतौर से जो एक मिथक बनाया जाता है कि जो निजी विद्यालय हैं, अगर निजी में भी अगर बोर्डिंग स्कूल्स हैं तो वो ज़्यादा लिबरल होंगे, जो है उनकी सोच नई होगी, पुरातनपंथी नहीं होगी। लेकिन इस केस में वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हों, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हों, या उनके जो गार्जियन हों, उन सभी का जो दृष्टिकोण है वह इस मामले में बहुत ही पुरातनपंथी दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जो कि मेल और फीमेल के जो पोलर आइडेंटिटीज़ हैं उसमें फिट न हो करके एक अलग तरह की जो आइडेंटिटी है उसे रखती है, उसे हम जो लाइवलीहुड का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, वह नहीं देना चाहते हैं। यानी हम कितने इनह्यूमेन हैं कि जो दो पोलर आइडेंटिटीज़ हैं उसके अलावा अन्य तरह की जो आइडेंटिटीज़ है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर स्कूल में हम विद्यार्थियों को अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ रहना नहीं सिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो टॉलरेंस का आइडिया है, जो सोशल जस्टिस का आइडिया है, जो सोशल डेमोक्रेसी का आइडिया है, जिसमें जो है फ्रेटर्निटी का आइडिया है, वो तो सारे इस स्कूल में ध्वस्त हो जाते हैं। सोशल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी, इवन की जो फॉर्मल डेमोक्रेसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी, और जो हमारे पास लिबरल आइडियाज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी, और एजुकेशन के जो बृहत्तर उद्देश्य हो सकते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी, ये जो स्कूल हैं और इस तरह के अन्य स्कूल भी हो सकते हैं, ये जो है फेल नज़र आते हैं। इनकी होना तो ये चाहिए कि जो प्रशासन है उसे प्रोएक्टिव हो करके इनको रीइंस्टेट कराना चाहिए और ये इंश्योर करवाना चाहिए कि उनके साथ जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, और संविधान के द्वारा जो राइट्स उनको मिले हुए हैं, एक नागरिक को मिले हुए हैं अधिकार, और वो जो है जैनेक कौशिक भी एक नागरिक है, तो नागरिक होने की वजह से उन्हें अधिकार मिले हुए हैं। वो अधिकार केवल लड़का या लड़की होने की वजह से नहीं मिले हैं, या बायोलॉजिकल मेल या बायोलॉजिकल फीमेल होने की वजह से नहीं मिले हुए हैं, बल्कि वो नागरिक होने की वजह से मिले हुए हैं। तो ये जो चौथी सूचना थी उसे हम इस संदर्भ में समझें कि हम
एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में किस तरह के जो आइडियाज़ हैं, यानी हम ये मान के चलें कि जो बहुसंख्यकवाद है, जो मेजॉरिटेरियनिज़्म है, वह केवल हिंदू मुसलमान करने में नहीं होता, वह केवल धर्म के मामले पे नहीं होता, बल्कि जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं और जो सेक्सुअल तौर पर जो मेजॉरिटी हैं, वो मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को जीने नहीं दे रही। उसका जो बेसिक अधिकार है वह उसको हासिल नहीं करने दे रही है। और जो बहुसंख्यक की संस्कृति है, उसके आधार पर जो बहुसंख्यक नहीं हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो दरअसल ये है, यहाँ पर भी हमको दिखाई देता है कि कम से कम दो तरह की जो संस्कृतियाँ हैं, एक बहुसंख्यक की संस्कृति, उसकी नज़र से आप सेक्स को देख रहे हैं, उसकी नज़र से अधिकारों को देख रहे हैं, उसकी नज़र से आप जो पब्लिक स्पीयर है, पब्लिक स्पेस है, उसको देख रहे हैं। तो एक बहुसंख्यक का जो नज़रिया है और उसकी जो धाक है, उसकी जो मोनोपोली है, उसकी जो हेजेमनी है, और कई मामलों में उसका जो डोमिनेंस है, यानी कि वो हिंसा भी कर सकता है ऐसे मामलों में। और एक तरफ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है LGBTQ की, तो उसके अधिकारों को ये जो बहुसंख्यक है वह कुचल रहा है। तो इस संदर्भ में भी हम इस चौथी सूचना को और उससे पहले जो 3 सूचनाएं दी गई हैं उनको हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके बाद लौटते हैं हम 6 सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, और उसमें जो 3 अलग अलग फैसले लिखे गए, और सभी जो फैसले थे उनका जो मंतव्य था वो ये था कि 377 में जो क्रिमिनलाइज करने का प्रावधान है उसे हटाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस दीपक मिश्रा के द्वारा लिखा गया जो फैसला है, उसकी कुछ बातों से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि जो पोलर आइडेंटिटीज़ हैं मेल और फीमेल की, उसके अतिरिक्त जो आइडेंटिटीज़ हैं उनकी बात करता है। ये जो फैसला है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में जो सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह केवल बायोलॉजिकल सेक्स के लिए नहीं है, बल्कि जो सेक्स शब्द है आर्टिकल 14 और 15 में, उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी शामिल है। और इस फैसले को और जो LGBTQ समुदाय है या इस तरह के और जो आइडेंटिटीज़ के लोग हैं, उन्हें इसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की व्याख्या के तहत आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 में वही मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं जो कि दूसरे जो व्यक्ति हैं, यानी जिन्हें आप सामान्यतः मेल और फीमेल कहते हैं, उन्हें उपलब्ध है। अपने जजमेंट के पेज 93 पर जस्टिस दीपक मिश्रा लिख रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटली इम्प्लाइज ए पैटर्न ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन. It is as natural a phenomena as other natural biological phenomena. तो एक पैटर्न है सेक्सुअल अट्रैक्शन का, और ये बनावटी नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि ये जैसे दूसरे बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं उसी तरह से जो है ये फिनोमिना भी जो है घटित होता है। अपने फैसले में पेज 94 पर वो इसको रिटरेट करते हैं और वो कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, यानी जो एक अलग तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, होमोसेक्सुअल होना, वो कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जिस पर व्यक्ति का अपना कंट्रोल नहीं है, अपना नियंत्रण नहीं है कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा। यानी फिर अगेन ये आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं है। पेज नंबर 104 पर अपने जजमेंट के जस्टिस दीपक मिश्रा लिखते हैं, द राइट टू प्रिवेसी and the protection of sexual orientation
lies at the core of the fundamental rights guaranteed by Article 14, 15 and 21 of the Constitution. Right to privacy and protection of sexual orientation, यानी आर्टिकल 14, 15 में सेक्स शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन जो कोर्ट है उसने कहा कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उनको भी फंडामेंटल गारंटी हासिल है जो आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 देता है। आगे अपने पेज नंबर 160 पर जस्टिस दीपक मिश्रा लिखते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज वन ऑफ द मैनी बायोलॉजिकल फिनोमिना which is natural and inherent in an individual and is controlled by neurological and biological factors। यानी व्यक्ति के अपने मन या अपनी इच्छा से ये नियंत्रित नहीं होते कि कोई कहे कि ये कोई नाटक है या जो है बनावटी तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, बल्कि वो न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं शरीर के, वो उनसे तय हो रहा है। तो जो है अगर संविधान में आर्टिकल 14, 15 में जो सेक्स का शब्द का इस्तेमाल है उसकी जब व्याख्या हो चुकी है 2018 में कि उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन शामिल है, तो फिर ये जो कौशिक जैसे लोग हैं इनको नौकरी से क्यों जाना पड़ा। यानी कि दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, न्यायपालिका एक इंस्टीट्यूशन है, और जो स्कूल हैं वे एक इंस्टीट्यूशन है। यानी कि भारत में दो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके बीच में जो एक स्वस्थ संवाद होना चाहिए, जो एक दूसरे की उनको सुननी चाहिए और उससे अपने को और विकसित करना चाहिए और ज़्यादा ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसके फेवर में आपको उसको करना चाहिए। लेकिन हमें लखीमपुर खीरी के स्कूल में दिखाई दे रहा है कि ये स्कूल जो है इस मामले में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसके खिलाफ जो मेजॉरिटी की मॉरलिटी है उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, और यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है स्कूल ने उन जो है कौशिक को स्कूल से निकाल करके। इस बेंच के द्वारा जो दूसरा फैसला लिखा गया वह है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। अपने फैसले के पेज 177 पर जस्टिस चंद्रचूड़ लिखते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इंटीग्रल टू द आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ LGBT कम्युनिटीज। इट इज इंट्रिंसिक to their dignity, inseparable from their autonomy and at the heart of their privacy. Section 377 is founded on moral notions which are an anathema to the constitutional order in which liberty must trump over stereotypes and prevail over the mainstreaming of culture। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और जो हमें इस स्कूल के संदर्भ में जहाँ कौशिक हैं वो हैं और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो प्रिवेसी का मामला है, जो डिग्निटी का मामला है, उसको जो है महत्व मिलना चाहिए, वह ऊपर है, उसकी जीत होनी चाहिए स्टीरियोटाइप्स पर। अब स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप यह है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक मैन है, एक वीमेन है, इसके अलावा और क्या होता है? तो जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि सेक्स को देखने का जो ये स्टीरियोटाइप नज़रिया है उस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है उसकी जीत होनी चाहिए, और जो मेन स्ट्रीम का कल्चर है उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की जीत होनी चाहिए। अगर बहुत ही कम लोग हैं जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है इस पोलर ओरिएंटेशन से अलग है और वो मेन स्ट्रीम नहीं है मान लीजिए, और वो हमारे स्टीरियोटाइप्स जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है उसमें भी फिट नहीं बैठते हैं, तो
ऐसे लोगों को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है, और इनको जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के फ्रेमवर्क में देखने की ज़रूरत है, ना कि स्टीरियोटाइप जो मॉरलिटी है और जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसकी मॉरलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इन इश्यूज़ को देखें। तो इसका मतलब यह है कि वो स्कूल जो उसने किया, फिर दोबारा से अगर हम उस बात पर आएँ तो उस वहाँ जो है जो स्टीरियोटाइप्ड मॉरलिटी है, नोशंस हैं, उनकी जीत हुई है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वहाँ पर उसे हरा दिया गया है, उसे पछाड़ दिया गया है। तो जो है जस्टिस चंद्रचूड़ भी ये बात कह रहे हैं, जो बात जस्टिस दीपक मिश्रा ने अलग तरीके से कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वह इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्टीरियोटाइप्ड और मेन स्ट्रीम जो कल्चर है वह इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जो है फंडामेंटल जो है राइट्स है उसकी बात आती है। इस बेंच के द्वारा जो तीसरा फैसला लिखा गया वो लिखा गया जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का हवाला देते हुए कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नॉट ए साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। वो आगे जो है सोसाइटी को के एक बात को कोट करती हैं और लिखती हैं, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनी ट्रीटमेंट एंड दैट एनी सच अटेम्प्ट्स may in fact lead to low self-esteem and stigmatization of the person। यानी कि न इस बात का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वह किसी प्रक्रिया के द्वारा, किसी इलाज के द्वारा जो है उसे बदला जा सकता है, बल्कि अगर ऐसी कोई कोशिश भी होती है तो वह उस व्यक्ति पर एक दाग लगाने जैसा है, और उसकी जो इज्जत है, उसका जो सेल्फ इस्टीम है, उसको नीचे करने के जो है जैसा है। जस्टिस दीपक इंदु मल्होत्रा जो है अपने फैसले के जो पेज 18 पर लिख रही हैं कि अ पर्सन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इंट्रिंसिक टू देयर बीइंग, इट इज कनेक्टेड टू देयर इंडिविजुअलिटी एंड identity. A classification which discriminates between persons based on their innate nature would be violative of their fundamental rights and can't withstand the test of constitutional morality। इंदु मल्होत्रा जी भी कह रही हैं कि जो इनके साथ भेदभाव है LGBT कम्युनिटी के साथ, इस आधार पर कि ये जो मेल और फीमेल की पोलर आइडेंटिटीज़ हैं उसमें फिट नहीं बैठती, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का उल्लंघन है ये। और वो ये भी कहती हैं कि इसका जो संबंध है वह जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसके इंट्रिंसिक जो व्यक्तित्व है उसके साथ में है, और जो उनकी जो इंडिविजुअलिटी है और आइडेंटिटी है, उसकी व्यक्तिकता और उसकी पहचान है, उसके साथ जो है इसका गहरा संबंध है। इसलिए इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करना या इसके आधार पर भेदभाव करना जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के खिलाफ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो जस्टिस दीपक मिश्रा हों, चाहे जस्टिस चंद्रचूड़ हो, और चाहे जस्टिस इंदु मल्होत्रा हो, तीनों ने ये बात कही है कि जो कल्चर है, जो मेन स्ट्रीम कल्चर है और जो स्टीरियोटाइप्ड नोशंस हैं उनमें, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में जब टकराव होगा तो जो हमें वरीयता है, प्रेफरेंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही देनी होगी। क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को नहीं देंगे तो फिर ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे जिनको कि अपने मौलिक हकों से वंचित रखा जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं
ताकि नया वीडियो आने पर आप सभी को उसकी सूचना मिल जाए। नमस्कार।